हेलो आप लोगों को। सेट 8 का एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी करते हैं। उसके पहले आप आंसर्स मैच कर लीजिए प्लीज। वीडियो को रोक के पॉज करके जैसे भी देखना हो आप उसको करो। देर आर ओनली 10 क्वेश्चंस, बट एक दो क्वेश्चन चूंकि नए थे इसलिए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रखे। चलिए मैच करते हैं। इस तरह का हम लोगों ने सेट 7 में बनाया था। इन्फ्रेंस इन्फ्रेंस नहीं, समरी, बेस्ट समरी। और टॉपिक क्या है? इंडिया आफ्टर हाफ अ सेंचुरी ऑफ कीपिंग इट्स हायर एजुकेशन डोर्स क्लोज टू फॉरेनर्स। 50 सालों तक इंडिया ने अपना दरवाजा हायर एजुकेशन का फॉरेनर्स के लिए बंद रखा था। आफ्टर दैट इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, वर्ज ऑफ, हम लोगों ने पीछे वाले में मिला था हम लोग को, ओपनिंग इटसेल्फ टू द वर्ल्ड। हायर एजुकेशन में अपने आप को वो दुनिया के लिए ओपन कर रहा है। द ट्रेडिशनल ओरिएंटेशन टू स्वदेशी that has characterized much of India's thinking। एक ट्रेडिशनल ओरिएंटेशन का मतलब बेंट ऑफ माइंड, मानसिक प्रवृत्ति जो थी वो स्वदेशी के लिए था। एटलीस्ट इन हायर एजुकेशन, कम से कम तो हायर एजुकेशन में था ही था। इज चेंजिंग, अभी वो बेंट ऑफ माइंड चेंज हो रहा है। द वाइड रेंजिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 promises high education reforms in many areas। वो जो एनईपी आया है 2020 का, उसमें हायर एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स की चर्चा के मतलब कहा गया है कि होगा। एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ, सॉरी, इंटरनेशनलाइजेशन इज प्रोमिनेंट अमंग देम। और ये भी लिखा हुआ है एनईपी में कि इंटरनेशनलाइजेशन होगा, हम लोग हायर एजुकेशन को वैश्वीकरण में डालेंगे। Among the underlying ideas is to strengthen India's soft power। और इसके पीछे क्या है? इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर का मतलब जो ब्रेन, यहां का इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, उसको सॉफ्ट पावर बोलते हैं। थ्रू हायर एजुकेशन कोलैबोरेशन, उसको हमें बढ़ाना है। थ्रू हायर एजुकेशन कोलैबोरेशन, हायर एजुकेशन में हम कोलैबोरेट करेंगे। ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम अब्रोड, नए इंस्टीट्यूशंस आइडियाज विदेशों से हम ले आएंगे। टू स्टिमुलेट रिफॉर्म एंड शो बेस्ट प्रैक्टिस, ताकि रिफॉर्म हो और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो स्टैंडर्ड के इंटरनेशनल लेवल के प्रैक्टिसेस हैं वो हम अडॉप्ट करें। एंड इन जनरल इंश्योर दैट इंडियन हायर एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इज ए ग्लोबल प्लेयर। और ये दिखाया जाए कि इंडिया का हायर एजुकेशन ग्लोबल लेवल पे मैच करता है। अब आप अगर इसके फैक्ट को देखो तो जरा देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ एनईपी हैज ब्रॉट द इंडियन एजुकेशन टू ग्लोबल। इसने क्या बोला कि इंडियन एजुकेशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंचा दिया है? नहीं, ये एनईपी में लिखा हुआ है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे ताकि इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर बन सके। The perspective of higher education is changing in India with reforms in NEP that amends the traditional Indian practice of not allowing। जो शुरुआत का प्रैक्टिस है ना कि हम बाहर के लोगों को अपने यहाँ अलाउ नहीं करते थे इन हायर एजुकेशन, टू ओपनिंग इट्स डोर टू इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दस मेकिंग इट अ ग्लोबल प्लेयर। ये तुम्हारा पूरा बी नंबर तो पक्का लिखा हुआ है, तुम सी को देखो। इंडियन एजुकेशन सिस्टम विल बी गोइंग ऑन अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन विथ एनईपी that will privatize all educational institutions। इसकी चर्चा कहां थी भाई? ये प्राइवेटाइजेशन की कहां चर्चा हो रही है? The NEP has promised many reforms, the most prominent one being internationalization of higher education। यहां तक ठीक है। Whereby more foreign students will have a chance to attend in university। ये कहां से आ गया कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा इंडियन यूनिवर्सिटी को अटेंड करने का? सो हायर एजुकेशन एनईपी वो रखेगा लेकिन थॉट कुछ का कुछ बोलेगा। ये हम लोग बनाए थे, आपको याद होगा कि एक वर्ड गायब है और उस वर्ड को भी खोजना है along with। अब देखो, द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द स्टेट असेंबली विच
डैश द वर्क्स एंड स्कीम ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। अब यहां पे एक वर्ब चाहिए था, अब वर्ब चाहिए विच अर्ज्ड, विच रिव्यूड। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के, छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, सॉरी चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट के, तो उसने क्या किया? अब एक्सपेडाइट, अगर आप एग्जामिन और एक्सेजरेट और एक्सपेडाइट और एक्सपेक्ट ले रहे हो तो याद रखना कि यहां पे या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म चाहिए और नहीं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए, क्योंकि विच असेंबली के लिए लगा हुआ है, अब पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के लिए लगा हुआ है, तो वर्ब या तो वहां पे सिंगुलर जाएगा और नहीं तो पास्ट में जाएगा। सो ये वाला जो ब्लैंक स्पेस का वर्ड है वो उसके लिए नहीं है। अब रिव्यूड ही होगा ना तब तो तुम्हारा डी तो पहला जाएगा ही जाएगा, और डी अगर पहला जाएगा तो तुम्हारा आंसर ए आएगा। एक्सपेडाइट का मतलब होता है प्रक्रिया को तेज करना, एक्सपेडाइट का मतलब प्रक्रिया को तेज करना। नेक्स्ट, द बिल एलिजिबल द गवर्नमेंट, द बिल, अब जरा सोचो कि एलिजिबल द गवर्नमेंट, आस्क्स द गवर्नमेंट, जरा सोचिएगा कि आपका पहला वर्ड क्या होगा यहां पे, V5 या V2? V2 कहीं है नहीं, तो सिवाय इसके कि आपका डी पहला जाएगा और कोई वर्ड जा भी नहीं सकता ना। अब जरा देखो, द बिल आस्क्स द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट, वो इसको सुनिश्चित करे दैट आफ्टर रिटायरमेंट द इलेक्शन कमीशन शुड नॉट बी अंडर एनी, शुड नॉट बी एलिजिबल ना, शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी रीअपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस। सो आपको अगर वो जो अपनी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करना है ना, उसको थोड़ा सा अगर आप अपने बुद्धि से टेकअप करोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मैंने एक चीज देखा कि आपका पहला अगर तुमको मिल जा रहा है ना, जैसे मेनी कंट्रीज ऑफ द साउथ, अनलाइकली दैट, अब जरा देखो तो नीड दैट या बिलीव दैट, जरा सोचिएगा कि नीड दैट डालें या बिलीव दैट डालें, क्योंकि आप पास्ट में डालोगे, यहां पे नीड लगा हुआ है, यहां पे आर लगा हुआ है, इसलिए इसको अभी फिलहाल मत टारगेट करना कि ब्लैंक स्पेस का वर्ड यहां का वर्ड है। सो बिलीव दैट या नीड दैट, आप जरा सोचिए तो कौन सा वर्ड जाएगा? जरा सोचो, बिलीव दैट, सी तुम्हारा आएगा, और अगर सी आएगा तो देखो तुम्हारा आंसर तुम्हारा बन जा रहा है, क्योंकि उस वो एक चीज कर रहा है, ए सी बी डी, हर क्वेश्चन में वो पहला वर्ड का ऑप्शन एकदम क्लियर चारों का रख रहा है, तो अगर तुम पहले वर्ड से कमिट कर लेते हो तो तुमको बहुत ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेटिंग? अब कॉलम मैच है, सॉरी कॉलम मैच नहीं है, फिलर है, फिलर है। अब इस फिलर में उसने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, चूंकि मेंस का पेपर है तो ट्विस्ट दिया है कि तुमको देखना है कि किसी फिलर में कोई वर्ड भर रहा है कि नहीं भर रहा है। कौन सा वर्ड? मतलब नहीं भी हो सकता है, जैसे एक से ज्यादा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इंडियाज कंजम्पशन ऑफ रशियन ऑयल was just 1/6 of the European consumption and should not be। अब आप जरा देखो कि ए के साथ तुम्हारा एफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि शुड नॉट बी के बाद तो मास्करेड और कम्स तो होगा नहीं, तो ए और एफ का तुम्हारा कॉम्बिनेशन फिट बैठ रहा है, उसको अनफेवरेबली कंपेयर नहीं करना चाहिए। दूसरा, द जर्मन गवर्नमेंट हैज इन द पास्ट, यहां पे एक भीतरी चाहिए, हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न, उसने अपनी चिंता व्यक्त की है,
और इसका कहीं कोई मैस्करेड और कम्स कहीं भीतरी नहीं दिया हुआ है। सो तुम्हारा बी नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, उसके साथ कुछ नहीं आएगा, तो ये तो तुम्हारा कैंसिल हो गया। और नन ऑफ दीज नहीं हो रहा है। जरा देख लेते हैं अब सी और ई को। इंडियाज प्रेसिडेंसी विच बिगैन ऑन December 1, और ई अब सीधे देखने का है। comes at a time, India's presidency comes at a time, तो ये आराम से एक ऐसे समय में आया है। तुमको इसमें फिलर में नहीं भी हो सकता उसका वर्ड, और उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग प्लस जो फॉर्म्स होते हैं ना भर भर के, उसको जरूर देख लिया करो, काम लायक होता है वो। डैश एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग वाटर स्पोर्ट, पैडल बोर्डर्स हैव बीन एक्सप्लोरिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ दिस। अब कैरी आउट एज द सर्वे एज द नहीं बनेगा, टाउटेड का मीनिंग तुम नहीं जानते हो। सो ए ई को तुम ऐसा करो कि बना के रख लो। अभी मैं देखता हूं। अभी सिंस इट इन्वॉल्व्स पैडलिंग एंड अ बोर्ड, इट फॉल्स अंडर द डैश ऑफ बोथ सर्फिंग द कैनोइंग गवर्निंग बॉडी। ठीक है। अब जरा द के बाद जो लगा हुआ है कि आपके द के बाद कोई नाउन चाहिए होगा, और द के बाद नाउन क्या यहां पे कैरी आउट तो वर्ब हो गया, और अंडर द सर्वे ऑफ, सर्वे का कोई मीनिंग बन रहा है? जरा सोचिएगा कि सर्वे का मीनिंग वहां पे कोई बैठेगा क्या? और तीसरा, सो इवन इन द इवेंट ऑफ अ फॉल द पैडलर कैन के बाद कैरी आउट हिज और हर बोर्ड एंड गेट बैक। अब जरा देखो, कैन के बाद तो V1 आएगा, सर्वे नहीं जाना है। कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को पूरा करना, फुलफिल। और वो जरा देखो कि ये एक गेम के बारे, वाटर स्पोर्ट के बारे में सबकी बात किया है, तो ना सर्वे कहीं फिट हो रहा है और ना कैरी आउट कहीं पे फिट हो रहा है। सो ए ई एक साथ जाएगा और आंसर तुम्हारा टाउटेड, मतलब ऐसा कहा जाता है कि इट इज टाउटेड दैट। अगर कहीं भीतरी शुरुआत में लिखा हुआ हो तो उसको तुम इतने दूर को तुम ऐसे भी सोच सकते हो, इसको पार्टिसिपल कहा जाता है। थर्ड, अब ये तुम्हारा सिंपल सा चेंज करने वाला है कि कौन सा तुम करोगे। A number of countries including India are now earned, are now considering और settling, दो ही ना, और तो कोई जाएगा नहीं। are now dash the use of other currency, settling the use of other currency या considering the use of other currency? considering जाएगा, ए के साथ आर बैठेगा तुम्हारा, ए आर, तो ए आर तो यहीं पे है ना। सी और पी को कंफर्म कर लो। रोल इन डैश इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, सेटलिंग ना, यहां तो सेटलिंग हो ही जाएगा ना, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में चाहिए, और आईएनजी तुम्हारे पास सेटलिंग और कंसिडरिंग यही दो है। कंसिडरिंग वहां पे डालोगे तो सेटलिंग वहां डालना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन को सेटल करना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में द एनईपी अप्रोच फॉर मोर, द एनईपी के साथ आप जरा देखिए, प्रोवाइड्स फॉर ना more higher education in higher education to use the mother tongue or local language as a medium of instruction besides offering program bilingually। मेरे को लगता है कि और कोई वर्ड, ये दोनों वर्ड तो हिलना नहीं है, एकदम सही से है, क्योंकि और तुम और किसी को हिला के दिखा लो, बिसाइड्स इंटरफेरेंस या कोई नहीं जा रहा है। तुम्हारा ए नंबर क्यू के साथ फिट हो रहा है।
तुम ध्यान देना। गेटिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये एक क्वेश्चन नया था और इसको आप जरा समझो, ये समझने लायक क्वेश्चन है, मेंस का एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ट पार्ट है। जो ये लिखा हुआ है ना, आप ध्यान देना, इन्फरेंस, इस वर्ड को समझो। इन्फरेंस रीजनिंग का एक पार्ट है। अब तुम, ये इंग्लिश में पूछा हुआ है इसलिए रीजनिंग का पार्ट नहीं है। हमने सेट 6 में मैंने एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया था, ये लेकिन इंग्लिश में पूछा हुआ है। इन्फ्रेंस होता है दिए हुए फैक्ट्स या सिचुएशन के बेस पे अननोन चीजों का जो आप अनुमान लगाते हो उस फैक्ट्स के बेस पे, उसके लाइन पे, उसको हम लोग इन्फ्रेंस कहते हैं, जो आप अनुमान लगाते हो। अब आप पहले ये देख लो, इसको समझ लो और ये देखो कि कौन से पैराग्राफ से सीधा अनुमान वो लगेगा। मतलब उसने अनुमान पहले दे दिया और आपको बोल रहा है कि कौन से फैक्ट का वो अनुमान हो सकता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। द यूएन हेल्थ एजेंसी सेज, यूएन का हेल्थ एजेंसी ये बोलता है दैट नियरली एवरीबडी इन द वर्ल्ड ब्रीथ्स एयर दैट डज नॉट मीट इट्स स्टैंडर्ड फॉर एयर क्वालिटी। कि दुनिया में करीब करीब सब लोग, नियरली एवरीबडी, ऐसा एयर ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ऐसे हवा को अपने अंदर लेते हैं जो कि एयर क्वालिटी में स्टैंडर्ड का नहीं है, अच्छा नहीं है। एंड दिस कॉजेज रेस्पिरेटरी एंड ब्लड फ्लो प्रॉब्लम्स, ये सांस या ब्लड से संबंधित समस्याएं पैदा कर देता है। एंड लीड टू, और कारण बनता है मिलियंस ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ ईच ईयर, करोड़ों लोग मरते हैं हर साल, उसका यह कारण बनता है। अब तुमको आंसर देना है और ऐसा पैसेज चुनना है जिससे वो खाली बस इसका कंक्लूजन निकले। वन ऑफ द बेस्ट ओवरऑल इंडिकेटर ऑफ हेल्दी और अनहेल्दी। अब जरा देख लीजिए, ये एकदम सीधा इसको देखना है। पीपुल लिव इन सिटीज टू बी क्लोज टू एम्प्लॉयमेंट, बेमतलब का थॉट उसने डाला है। लेकिन तुम यहां देखो, WH said 99% of global population breathe air that exceeds air quality limit and is often rife with particles that can penetrate deep into the lung, enter the veins, arteries. अब ये देखो ब्लड हो गया, and cause disease. Air quality is poorest in WHO eastern. यहां पे अगर एक्स्ट्रा थॉट भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा थॉट यहां हो सकता है। ये समरी नहीं है, इन्फरेंस है, इन्फ्रेंस है। आपको उस पैसेज के बेस पे वही अनुमान लगाना है। एक्स्ट्रा थॉट में वो चीज नहीं आना चाहिए, उसी मोड का थॉट। अगर और कुछ लिखा हुआ है कि एयर क्वालिटी खराब है, जैसे देखो, एयर क्वालिटी इज पुअरेस्ट इन WHO's वेस्टर्न मेडिटेरेनियन साउथ एशियन रीजन फॉलोड बाय अफ्रीका, ये सब क्वालिटी खराब है, ये तो लिखा हुआ है। लेकिन यहां पे लोग इंप्लॉयमेंट के लिए शहर में रहते हैं, यहां पे क्वालिटी सिटी का हेल्दी है कि अनहेल्दी है, हेल्दी की तो बात, पॉजिटिव तो बात ही नहीं किया है ना। सो आंख बंद करके तुम्हें सी देना होगा। इन्फ्रेंस जब निकालना हो तो उसी मोड का निगेटिव थॉट है, वो सारा निगेटिव थॉट ऐसे ही चले, वो कंटिन्यू रहे। अगेन आप एक इन्फ्रेंस देखो, इन्फ्रेंस में क्या बोल रहा है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बैक ऑन टॉप ऑफ द गवर्नमेंट एजेंडा। इन्फ्रेंस ये है कि जीरो बजट का नेचुरल फार्मिंग अगेन गवर्नमेंट के एजेंडा में टॉप पे है। अब जरा आप देखिए, पहले मैं वो पढ़ लेता हूं। अच्छा, मैं जब इसको देखा ना तो मेरे को सीधा सीधा ये दिखाई पड़ा, JBNF। और JBNF में ग्रीन रेवोल्यूशन उसने डाल दिया, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यहां दिया हुआ है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यहां दिया हुआ है। तो मैंने सबसे पहले ये काट दिया और ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट के एजेंडा में अभी वो टॉप पे है। अब जरा, अ लार्ज स्केल स्विच टू जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, अ फार्म टेक्निक बीइंग प्रमोटेड बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट could
कट यील्ड्स एंड प्रोडक्टिविटी, वो प्रोडक्टिविटी में कटौती कर सकता है, जबकि ये बोल रहा है कि अगेन गवर्नमेंट के टॉप एजेंडा पे है। जियोपार्डाइजिंग फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है, वो सब लिखा है, लेकिन पॉजिटिव बोला है ना कि गवर्नमेंट के एजेंडा में है। The zero budget natural farming relies on traditional knowledge which is deeply rooted and entwined with the land, its bioresources, climate conditions, it is reflective of social cultural needs, it is a highly evolved agro-agriculture system of फलाना ठिकाना। गवर्नमेंट के टॉप एजेंडा में है, ये तो है ही नहीं ना कहीं पे, जबकि तुम ये पढ़ो। Despite the lack of scientific studies providing evidence of the impact of method, which largely depends on replacing chemical pesticides and fertilizers with concoction using the dung and urine of indigenous cows, यहां तक तो उसने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात किया है, उसको इतने टफ से लिखा है कि तुमको समझ में नहीं आया। आगे देखो, द सेंटर हैज सैंक्शनड सपोर्ट फॉर कन्वर्टिंग 4 लाख हेक्टेयर्स in 8 states to zero budget natural farming method this year. गवर्नमेंट ने इतना पैसा सैंक्शन किया है। The committee to discuss minimum support prices guarantee is also expected to take up. और जो कमिटी बनाई गई है वो भी, मतलब ये गवर्नमेंट के एजेंडा में अगेन मेन फेरम में आ गया है। सो आप जरा ध्यान दो कि उसके जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, चाहे वो कितने भी नए तरीके का हो, तुम अगर ध्यान से उसको तुम बात को समझ के, इसीलिए बैंकिंग में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। एसएससी का प्रैक्टिस के लिए होता है कि आप अपने रीच देख सको कि आपने कितना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लिया, क्लोसेस तुम्हारा ठीक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यहां पर तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना डेवलप हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, इसके लिए तुमको चेक किया जाता है। और आप इसमें नए नए क्वेश्चंस को, जितना भी नया नया क्वेश्चन मिले उसको देखते रहो, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगले सेट के साथ फिर से मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सबको।